ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर मैं अभी तक आपके साथ फिलहाल 4 लेक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ। तो होप आपने लास्ट के 4 लेक्चर्स देखे हों। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे आज की 5th लेक्चर पे। और आज के 5th लेक्चर के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगी, जो है आपका वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। सॉरी, ओके। देखिए ना, आपको अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपको बोला गया है वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन एज वेल एज टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो देखिए मैं दोनों डिस्कनेक्शन आपको साथ क्लियर करा देती, बट होता ये कि वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के कोई फर्दर टाइप्स नहीं होते हैं। लेकिन जो अगर आप टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर फर्दर आप 3 टाइप्स और पढ़ेंगे। इस वजह से हम दोनों डिस्कनेक्शन को सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि कंबाइन ना हो। तो देखिए आज का जो हमारा 5th लेक्चर रहने वाला है इस पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सी एक्स डिस्कनेक्शन, वो भी वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर मैं आपको अगेन क्या कहाँ लेके चलूंगी सी एक्स डिस्कनेक्शन पे, पर वहां पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पे, जिसके अंदर हम उसके फर्दर टाइप देखेंगे 1 1 1 2 एंड 1 3। तो ये 3 टाइप आपके फर्दर रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर आएंगी। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन क्या करने वाली हूँ, फर्स्टली वो इंट्रोड्यूस करा दूं। फर्स्टली देखो हम बात करेंगे वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें बाय थ्योरी आपने डिस्कस करनी है और कुछ इसी फॉर्मेट में एग्जाम पे भी लिखना है। ओके, इतना करेंगे। देन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी। पहले तो यहाँ पे पोलरिटी है कि जब भी आप सी एक्स डिस्कनेक्शन कराते हैं तो पोलरिटी की कैसे शिफ्टिंग होती है, कैसे आपको सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिलता है। तो आपको मैंने जैसे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर पर जहां सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट डिस्कस कराया था, तो वहां मैंने डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट समझाया था। वही चीज आपने यहाँ पे समझना है पर्टिकुलरली फॉर सी एक्स डिस्कनेक्शन। ओके, उसके बाद विद एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल रखूंगी और दोनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आसान है। तो एक बार हम लोग एस्टर के लिए, एक बार हम लोग अमाइड के लिए, दोनों के केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन दोनों में आपको वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों की सिंथेसिस, दोनों की रेट्रोसिंथेसिस हमने देखनी है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा लंबी भी नहीं है, छोटी सी है, तभी मैंने बोला था बहुत आसानी से आपको रिएक्शन भी माइंड पर आ जाएंगी। तो देखो इतना सा आपका लेक्चर रहने वाला है, पर्टिकुलरली वन ग्रुप पे हम बात करने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस यहीं पे हो जाएंगी। और एक और चीज, हाँ, कि ये जो मैं आपको यहाँ पर कोई ये डिस्कनेक्शन के बारे में डिस्कस करा रही हूँ, हम लोग पर्टिकुलरली सी एक्स डिस्कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है एक सीसी डिस्कनेक्शन होता है, एक सी एक्स डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो हम लोग अगर वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करें या फिर टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करें, दोनों ही आपके सी एक्स डिस्कनेक्शन ही तो है। तो मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लेक्चर पे जो सी एक्स डिस्कनेक्शन की प्रॉपर्टीज बताऊंगी, वो प्रॉपर्टी आप टू ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आप वन ग्रुप पढ़े चाहे टू ग्रुप पढ़े, आप पर सी एक्स डिस्कनेक्शन ही रहे। तो ये जो पोलरिटी वाला पोर्शन है आपका, ये वन ग्रुप में भी एप्लीकेबल होगा, टू ग्रुप में भी एप्लीकेबल होगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखिए स्टार्ट करती हूँ लेक्चर को। तो बहुत आसान सा है, डेफिनेटली क्लियर आएगा, आप जस्ट सुनिएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए ना, आपको स्टार्ट कराते हैं लेक्चर कुछ इस तरीके से। फर्स्टली आप क्या है, इस टॉपिक को आप अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ना, आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। तो देखिए ना, आपका जो ये टॉपिक है वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, इसे आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे लिखा है वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो फर्स्टली आप समझो सी एक्स डिस्कनेक्शन मतलब होता क्या है। तो देखो लास्ट के लेक्चर से, लास्ट के 4 लेक्चर से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था हमको क्या करना है, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है तो पहले हमने उसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाना होता है, यानी कि उसकी रेट्रोसिंथेसिस करनी होती है। यानी कि हमको जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसके बॉन्ड्स को हम क्लीव करते हैं। अब देखो क्लीव आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिया हुआ है, एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन कार्बन है, अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, और इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सी सी डिस्कनेक्शन, की आपने कौन सा बॉन्ड क्लीव किया, कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड क्लीव किया। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपके पास कार्बन तो है बट कार्बन के एडजेसेंट में कोई दूसरे कार्बन के बजाय कोई एक्स प्रेजेंट है। एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है आपका हेट्रो एटम, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर या फ्लोरीन या फिर कोई भी हेट्रो एटम आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं
कार्बन का कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल है, उस टारगेट मॉलिक्यूल में कार्बन की एडजेसेंट पे कार्बन ना होके अगर कोई एक्स ग्रुप प्रेजेंट है और आप इसका डिस्कनेक्शन कर रहे हो, तो जब भी आप डिस्कनेक्शन कराते हैं, रेट्रोसिंथेसिस कराते हैं, तो डबल एरो के ऊपर जैसे आपने सीसी लिखा, अब नीचे क्या लिखेंगे, सी एक्स। ये बताएंगे कि आपने जो बॉन्ड क्लीव किया वो कार्बन एंड हेट्रो एटम के बीच में किया, तो सी एक्स डिस्कनेक्शन मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एंड हेट्रो एटम प्रेजेंट है और कार्बन एंड हेट्रो एटम के बीच के बॉन्ड को अगर आप क्लीव कर रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे सी एक्स डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो सी एक्स डिस्कनेक्शन तो समझ गए, बट वन ग्रुप होना, टू ग्रुप होना, इसका क्या मतलब है, अब इसे समझो। देखो ना, वन ग्रुप टू ग्रुप का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसका मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब ये बोलते हैं कि अगर आप सी एक्स डिस्कनेक्शन तो करा रहे हैं, बट सी एक्स डिस्कनेक्शन जब आप करा रहे हैं, उस केस में जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें आप ये डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, उस टारगेट मॉलिक्यूल में सिर्फ आपको एक फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन हो, तो आपका जो डिस्कनेक्शन होगा उसे आप वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है, तो कितना आसान है, सी एक्स डिस्कनेक्शन नोन है, लेकिन वन ग्रुप अगर आपसे बोल दिया जाए तो आपको माइंड पर रखना है कि आप जो सी एक्स डिस्कनेक्शन करा रहे हैं वो ऐसे कंपाउंड में करा रहे हैं, ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल में करा रहे हो जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस फंक्शनल ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं, सी एक्स डिस्कनेक्शन करा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन मैं टू ग्रुप बोल दूं, अगर टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन बोल दूं, तो टू ग्रुप में क्या होगा, आप जो सी एक्स डिस्कनेक्शन कराएंगे वो ऐसे एटम में, या सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल में, ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल में कराएंगे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब वो दो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, इसके फर्दर टाइप होते हैं 1 1 1 2 1 3। तो ये 1 1 1 2 1 3 कहां से आए हैं, ये इस बेसिस पे आए कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है, एक दूसरे की कौन सी, मतलब अब मैं बोलूं कि एक आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, एक इसके एडजेसेंट में, या मैं बोलूं कि दो फंक्शनल ग्रुप थे, वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में है, मे बी ऐसा हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में ना होके एक एटम को छोड़ के हो, तो देखो इनकी पोजीशन वरी करिए, दो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 1 की पोजीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 2 की पोजीशन में भी, 1 3 की पोजीशन में भी। तो हमको क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से इसके फर्दर क्लासिफिकेशन करना होता है। तो वन ग्रुप टू ग्रुप का मतलब होता है कि कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो सिंपल सी बात है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन मतलब कि आपको पास ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाएगा जिसमें आप सी एक्स डिस्कनेक्शन कराएंगे, पर ऐसे मॉलिक्यूल में कराएंगे जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने पुट किया हुआ है एस्टर का, तो आप देख सकते हैं मैंने एस्टर का मॉलिक्यूल लिया, बट यहाँ पर सिर्फ एक एस्टर है, उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर सी एक्स डिस्कनेक्शन कराएंगे, यानी कि डिस्कनेक्शन आपने किसके बीच में कराना है, सिर्फ कार्बन एंड हेट्रो एटम, ऐसा नहीं कि कार्बन और कार्बन के बीच में करा दिया जाए, यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन मिलेगा, कार्बन कार्बन मिलेगा, यहाँ पे आप डिस्कनेक्शन नहीं कराएंगे। आप जो डिस्कनेक्शन कराएंगे कार्बन एंड एक्स के बीच में कराएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका कार्बन एक्स एक्स और एक्स है, ये आपका कार्बन एटम है, ये आपका एक्स यानी कि ऑक्सीजन है, ठीक है, हेट्रो एटम है, तो आप यहाँ पे डिस्कनेक्शन करा सकते हैं। अब देखो आप ये भी तो सोचेंगे, ये भी आपका ऑक्सीजन है, ये भी आपका कार्बन है, आप यहाँ से भी तो डिस्कनेक्शन करा सकते हैं। तो इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ये वाला डिस्कनेक्शन फेवरेबल है कंपेयर टू दिस, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको क्या बता रही हूँ कि सी एक्स डिस्कनेक्शन का मतलब समझ में आया कि आप सी एक्स डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, बट ऐसे मॉलिक्यूल में करा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो डिस्कनेक्शन है ये एक टाइप का सी एक्स डिस्कनेक्शन तो है, बट वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन है, बिकॉज इस केस में जो टारगेट मॉलिक्यूल आपने लिया उसमें सिर्फ वन फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली अमाइड का केस देख लीजिए, ये अमाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें आपने डिस्कनेक्शन कराना, और अगर मैं बोलूं कि आपका जो डिस्कनेक्शन है वो इस के बीच में होने वाला है, ये वाली पोजीशन में होने वाली है, और आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो इट मींस क्या होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन यानी कि कार्बन एंड हेट्रो एटम। तो आपने यहाँ क्या कराया, सी एक्स डिस्कनेक्शन, वो भी सी एक्स डिस्कनेक्शन ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल में कराया, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल में कराया जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो। तो आप देख सकते हैं इस पूरे टारगेट मॉलिक्यूल में सिर्फ एक अमाइड है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो सी एक्स डिस्कनेक्शन है ये पर्टिकुलरली हमारा क्या है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ। अब देखो इसको तो जस्ट समझा दिया, अब थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। तो थ्योरी पे भी वही चीज लिखी है, कुछ पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। फर्स्टली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है द वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन अप्रोच इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस इन विच अ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी ऑफ द हेट्रो एटम। देखो देखो अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे सी एक्स डिस्कनेक्शन की बात करने वाले हैं कि आप देखना चाहते हैं सी एक्स डिस्कनेक्शन क्या होता है, तो इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि सी एक्स डिस्कनेक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई डिस्कनेक्शन करा रहे हैं और वो डिस्कनेक्शन किसके बीच में हो रहा है,
कार्बन एंड कोई हेट्रो एटम, और ये दोनों ही स्पीसीज कार्बन और हेट्रो एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, यानी कि एक बोल सकते हो कार्बन एंड हेट्रो एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट में है। ऐसा नहीं कि कार्बन हो गया हेट्रो एटम हो गया और आप बोल रहे हो कि अब हम यहाँ सॉरी कोई दूसरा एटम रख लेते हैं, सपोज कर देते हैं कार्बन है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आप डिस्कनेक्शन करा रहे हो, तो देखो अगर आप यहां से डिस्कनेक्शन कराओगे तो ये सी डिस्कनेक्शन हुआ, यहां से कराएंगे तो सी डिस्कनेक्शन हुआ। तो ये बोल रहा है जब भी आप सी डिस्कनेक्शन कराते हैं, ये सी डिस्कनेक्शन का अप्रोच वहां एप्लीकेबल है जिस केस में आपका जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली किसी हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, और अगर वहां पे आप डिस्कनेक्शन करा रहे हो तो इस डिस्कनेक्शन को आप बोलते हो सी डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोला गया है, ये बोल रहा है here the bond joining to the heteroatom to a rest of the molecule by a CN-CO-CS group and that point is a good point to initiate the disconnection। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसके अंदर आपका जो कार्बन एटम है वो किसी हेट्रो एटम के साथ ज्वाइन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन सल्फर हो गया, और यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब जैसे आप इसको ही देख लीजिए, एस्टर को ही देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में तो एक डायरेक्ट बॉन्ड है, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, बट ये क्या है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ भी तो अटैच है। ऐसा तो नहीं है ये पोर्शन आपका आइसोलेट है, ये तो आइसोलेटेड तो नहीं है, ये क्या है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पूरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। बट एक पोजीशन आपको ऐसे देखने को मिल रही है जहां कार्बन एंड हेट्रोएटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बोल रहा है उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपके बॉन्ड्स हैं कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, ये पॉइंट जो है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे जो डिस्कनेक्शन होता है वो इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट आपका एक गुड पॉइंट होता है डिस्कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो वही चीज लिखा है दैट पॉइंट इज अ गुड पॉइंट टू इनिशिएट द डिस्कनेक्शन। तो अगर आपको ऐसी स्पीसीज दिख रही है तो इस स्पीसीज में जो ये पॉइंट है, पॉइंट मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, तो ये जो पॉइंट है, ये जो बॉन्ड है ये आपका क्या है एक अच्छे पॉइंट या फिर आप बोल सकते हो एक गुड पॉइंट है किसी भी डिस्कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए, या फिर बोल सकते हो स्टार्ट करने के लिए, अपना डिस्कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या है इन्हीं बॉन्ड को क्लीव करो, क्योंकि ये सबसे अच्छे पॉइंट होते हैं डिस्कनेक्शन कराने के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन इज कॉल्ड एज अ वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। तो देखो इसको आप क्या बोलते हैं वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। तो आप इसमें एक और एडिशनल पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर ये पूरे केस में अगर हम लोग एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप का यूज करें, आप इसको ऐड कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं है, आप इसे कर सकते हो कि अगर हम लोग ये सीएक्स डिस्कनेक्शन तो करा रहे हैं बट उस टारगेट मॉलिक्यूल में करा रहे हैं जिसके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो, तो एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में ये जो सीएक्स डिस्कनेक्शन है इसे आप पर्टिकुलरली क्या बोलोगे वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। तो प्लीज ये पॉइंट और एडिशनल ऐड कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन अ वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन we have to identify a one functional group like a ester, ether, amide to make a disconnection। तो देखो जो मैंने ऊपर बोला वही चीज इसने नीचे बोल दिया। ये बोल रहा है जब भी आप वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन करोगे तो आपने ये चीज माइंड पर रखनी है, आपने अपने टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर क्या ढूंढना है एक फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आपको मिल गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे एस्टर, ईथर, अमाइड एंड ऑल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आपको मिल गया तो वो जो डिस्कनेक्शन होगा वो ही होगा आपका पर्टिकुलरली वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकंड पॉइंट सॉरी लास्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द इक्विवेलेंट रिएक्शन इज मेनली आयनिक। अब ये बोल रहा है ये जो आपकी पूरी रिएक्शन चलने वाली ये एक टाइप की आयनिक रिएक्शन। अब बताइए क्यों है ये आयनिक रिएक्शन, बिकॉज आपको पता है जब भी हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो आफ्टर डिस्कनेक्शन हमको क्या मिलते हैं, फर्स्टली सिंथॉन मिलते हैं। सिंथॉन मीन्स जो चार्ज स्पीसीज होती है, पेयर ऑफ चार्ज स्पीसीज होती है सिंथॉन। जब भी हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो हमको एक चार्ज स्पीसीज मिलती है, तो ये स्पीसीज क्या है चार्ज है, इनके ऊपर आयंस लगे हुए हैं, चार्ज लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये एक टाइप की कैसी मैकेनिज्म है, ये कैसी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। ओके, और ये क्या है कोई भी रूट को फॉलो कर सकती है, ये आइदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकती है बाय एसएन रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन, कोई भी मोड से अपनी रिएक्शन करा सकती है। इतनी चीज क्लियर है। तो बस आपने ये 4-5 पॉइंट आपने ऐड करने हैं पर्टिकुलरली वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन के अंदर। तो मैं एक बार जस्ट रिवीजन आपको कराती हूँ। हमने जस्ट इतना बोलना है कि वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन क्या होता है, फर्स्टली आप बताओगे सीएक्स डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो उसने बोला कि ये जो सीएक्स
डिस्कनेक्शन का अप्रोच है वो उस केस में एप्लीकेबल है जहां पे आपको ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाए जिसके पास कार्बन एंड हेटेरो एटम का डायरेक्ट बॉन्ड हो। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है तो आप यहाँ पे CH डिस्कनेक्शन करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसने क्या बोला कि CH डिस्कनेक्शन के केस में क्या होता है, आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में अगर आपको कार्बन एंड हेटेरो एटम का एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है तो ये लिंक के थ्रू क्या है आप अपना डिस्कनेक्शन स्टार्ट कीजिए। अगर आपने इस मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन कराना है तो देखो आप ये भी तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका CX के अलावा CC भी तो बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी। देखो आपके पास यहाँ पे दो केस है, CC डिस्कनेक्शन भी पॉसिबल है, CX डिस्कनेक्शन भी पॉसिबल है। तो ये बोल रहा है अगर आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिले जहां पे आपको CX डिस्कनेक्शन देखने को मिल रहा है और CC डिस्कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, देखो CX मिल रहा है CC भी मिलेगा, तो उस केस में आपके लिए फेवरेबल क्या है कि आप CX डिस्कनेक्शन को प्रेफर करें। बिकॉज CX डिस्कनेक्शन वाला जो पॉइंट है, ये जो बॉन्ड है, इसको डिस्कनेक्शन कराना क्या होता है, अच्छा होता है, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, गुड पॉइंट है फॉर डिस्कनेक्शन। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है अगर आप किसी भी डिस्कनेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप प्रेफर किसको करोगे, CX डिस्कनेक्शन को। किसके कंपेयर में, CC के कंपेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बोला कि ये हमारा क्या होता है, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक फंक्शनल ग्रुप को लेके चले तो ओके। और ये बोला जब भी हम वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन CX डिस्कनेक्शन देखते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप को ढूंढते हैं। वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका हो सकता है। और ये जो डिस्कनेक्शन प्रोसेस है वो मेनली क्या होती है, आयनिक होती है। बस इतने 4-5 पॉइंट आपने ऐड करना है, इतना कर लेंगे तो देखो आसान था। ठीक है, नाउ ये पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम आगे बात करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर पहले पोलैरिटी की बात की हुई है, तो ये चीज तो पहले भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। पोलैरिटी पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे आप अगर आप कोई भी CX डिस्कनेक्शन कराते हैं तो CX डिस्कनेक्शन में देखो कार्बन तो ठीक है लेकिन आपका X तो कुछ भी हो सकता है ना। तो X आपका क्या है, उसके बेसिस पे आपकी पोलैरिटी डिफरेंट होती रहती है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। जैसे मैं आपको शो कर दूं, जैसे पर्टिकुलर पहला केस आपको ये दिया हुआ, ये बोला डिस्कनेक्शन अगर आपने CX डिस्कनेक्शन तो कराया, बट CX डिस्कनेक्शन के बाद आपको ये स्पीसीज मिल सकती है कि आपका कार्बन तो एज अ कैटायन आपको मिले और आपका जो हेटेरो एटम है वो आपको एज अ एनाइन मिले। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RX, तो देखो R मतलब तो आपको पता है कार्बन की हम बात कर रहे हैं, R आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सब में कार्बन ही है। तो R मतलब हमारा कार्बन है, X आपका हेटेरो एटम। तो अगर हम यहाँ पर कुछ CX डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो अगर मैं पहले आपसे बोलूं कि ये जो आपका X है, यानी कि ये जो आपका X आपने यहाँ लिया है, ये कोई आपका हैलोजन एटम है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन है, कोई भी नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, तो आप देख सकते हैं इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इनमें से कोई भी एटम को यहाँ पे X की जगह प्लेस करूं तो आप देख सकते हैं इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो आपको पता है जब भी आप यहाँ बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज तो आपकी हेट्रोलाइटिक होनी है, यानी कि ये जो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जाएंगे। अब अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज X यहाँ पे इनमें से कोई भी एटम हो सकता है, तो इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, अपने X के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो हमको क्या है, X एज ए नेगेटिव चार्ज बाहर मिलेगा और R एज ए पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और आपको पता है ये दोनों चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, सिंथॉन। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये क्या बने, सिंथॉन। अब होगा क्या, सिंथॉन तो चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल है, इनके साथ हम इनके करस्पॉन्डिंग एटम को जोड़ के इनको स्टेबल करके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो देखो R आपका पॉजिटिव था, सपोज इसके साथ हमने Y नेगेटिव को ऐड किया तो ये बन गया RY। तो ये जो RY है ये आपका क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतना तो समझ गए। सिमिलरली X आपका क्या था, नेगेटिव था, तो इसको हमने H पॉजिटिव दे दिया, H पॉजिटिव मिलने की वजह से ये XH बन गया और ये भी आपको एक नया इक्विवेलेंट के फॉर्म में मिल गया। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर केस ये लिया कि X अगर हमारे ये सारे एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से X हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, यानी कि एनायन बन गया, और R हमारा क्या बन गया, केटायन बन गया। और उस केस में हमको ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले, ये सिंथॉन्स मिले। इतनी चीज हुई। अब देखो दूसरा केस आपको क्या बोल रहा है, तो देखो दूसरा केस आपको जस्ट ये बोल रहा है कि कभी कभार आपका जो डिस्कनेक्शन होता है वो ऐसे भी पॉसिबल होता है कि आपका जो कार्बन एटम है जो पहले केटायन था अब वो एनायन हो जाए, और जो आपका हेटेरो एटम पहले एनायन था अब वो केटायन हो जाए। मतलब क्या हुआ, देखिए अगेन आपने वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे आपने RX लिखा है यानी कि कार्बन एंड हेटेरो एटम, और इसकी आप क्लीवेज कराने वाले हैं, यानी कि आप यहाँ पर CX डिस्कनेक्शन कराने वाले हैं। पर जब भी आप डिस्कनेक्शन कराओगे तो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब पर्टिकुलरली जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी ये किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, आपके R यानी कि आपके कार्बन के एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे। ये कब शिफ्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका जो ये X है वो एक
एक ऐसा एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, बिकॉज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर केस देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो R एज अ नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा और X एज अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन होगा, जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों स्पीसीज जो हमको मिली ये हमारी क्या बन गई, अब सिंथॉन्स बन गई। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, ये हमारी क्या बन गई, सिंथॉन्स बन गई। ठीक है, तो ये दो चार्ज स्पीसीज मिल गई, ये हमारी हो गई सिंथॉन, यानी कि R नेगेटिव एंड X पॉजिटिव। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इसे बैलेंस कर देंगे R नेगेटिव के साथ कोई पॉजिटिव स्पीसीज, जैसे क्या है कॉमन एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम R के साथ MgX को जोड़ेंगे तो ये तो आपका पॉजिटिव में रहता है, तो हम इनको अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक टाइप का आपका क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिमिलरली X पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव स्पीसीज है, इसके साथ एक नेगेटिव लाना है, जैसे आपका हो गया क्लोरीन, जैसा आपका हो गया ब्रोमीन, तो अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो ये XCl XBr XF बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक टाइप का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दो एग्जांपल आप, मतलब ये दोनों चीज आप किसके लिए लिख सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिए। इतनी चीज आई। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको ये चीज शो करी हुई है कि आपका जो CX डिस्कनेक्शन होता है, तो ड्यूरिंग CX डिस्कनेक्शन आपकी पोलरिटी क्या है, चेंज होती रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने डिस्कनेक्शन कराया तो आफ्टर डिस्कनेक्शन आपको R एज अ नेगेटिव ही मिलेगा या फिर पॉजिटिव ही मिलेगा, ये दोनों भी अगर कर सकते हैं। R एज अ पॉजिटिव भी मिलेगा, R एज अ नेगेटिव भी मिलेगा, X एज अ पॉजिटिव भी मिलेगा, X एज अ नेगेटिव भी मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनाएंगे। इतनी चीज कर लेंगे। तो बस ये चीज आपने ऐड करनी है। अब देखो ये चीज आप दोनों में ऐड कर सकते हैं, वन ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, टू ग्रुप में भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों केस में आप क्या कर रहे हैं, CX डिस्कनेक्शन ही तो करा रहे हैं। डिफरेंस बता है, एक के केस में, वन ग्रुप के केस में आप ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा, टू ग्रुप के केस में आप ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दैट्स इट, इतनी चीज कर लेंगे, बस ये हुआ। ठीक है, अब नाउ पर्टिकुलरली एग्जांपल पे बात करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, सुनिएगा, देखो बहुत आसानी से आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इनको इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली शो। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखना है, जब आप वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, थ्योरी लिख देंगे, पोलरिटी समझा देंगे, देन उसके बाद आप पर्टिकुलरली आएंगे एग्जांपल पे। आप बोलेंगे कि अगर आप रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हैं एस्टर का, यानी कि अगर आपको कोई एस्टर दिया जाए और आपसे बोला जाए उस एस्टर को एज अ टारगेट मॉलिक्यूल लीजिए और उसे प्रिपेयर कीजिए, तो फर्स्टली आपको पता है हम रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे, देन उसी का उल्टा करके हम लोग सिंथेसिस कराएंगे। तो आपने क्या करना है, एक एस्टर का एग्जांपल लेते हुए समझाना है कि इसमें आप वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं, तो फर्स्टली बात आया, आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इसे आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो आपने एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल लिया है जिसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ये एस्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हैं ये वन ग्रुप है। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ डिस्कनेक्शन अगर कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच में कराएंगे तो आप बोलेंगे ये वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब अपने माइंड पे इतना ही रखना है कि आपने जो डिस्कनेक्शन कराना है वो कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच में कराना है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये दोनों पॉइंट लूं तो ये कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा CC, ये पॉइंट लूं तो ये भी होगा आपका CC डिस्कनेक्शन। जो बॉन्ड बचे हैं वो आपके क्या है, आइदर ये बॉन्ड बचा हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, एक ये बॉन्ड बचा हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन का। तो देखो आप चाहो तो आप यहां से क्लीव करा सकते हैं, आप चाहो तो आप यहां से क्लीव करा सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको लास्ट के लेक्चर से बताती आई हूं कि हमने क्लीवेज ऐसे करानी है कि आफ्टर क्लीवेज जब हम लोग सिंथेसिस कराएंगे, कनेक्शन कराएंगे, तो हमारा कनेक्शन भी फेवरेबल हो। हमने बहुत ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस किए जहां पे हम कनेक्शन तो करा लेते हैं। देखो बॉन्ड रेट्रोसिंथेसिस क्या है, रेट्रोसिंथेसिस आपका एक मैप है जो आप खुद से कर रहे हैं, आप बॉन्ड को जस्ट क्लीव कर रहे हैं। तो देखो क्लीव करना तो आसान है, किसी भी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना मुश्किल है। तो आपने यहाँ पे देखो क्लीवेज तो दो पॉइंट से पॉसिबल है, लेकिन आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है डिस्कनेक्शन का, अगर आप इस पॉइंट से डिस्कनेक्शन कराएंगे तो आपका डिस्कनेक्शन फेवरेबल नहीं होगा। देखो डिस्कनेक्शन तो आप करा लेंगे, तोड़ तो देंगे, लेकिन जब आप सिंथेसिस कराएंगे, चीजों को वापस से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या है, हम ये वाले पॉइंट को यहाँ पे फेवरेबल नहीं कहते। ये वाला जो पाथ है यहाँ पे जो हमारा CX डिस्कनेक्शन हो रहा है, CU डिस्कनेक्शन हो रहा है, इस पाथ को हम फेवरेबल नहीं कहते। ये चीजें करके देख गई हैं, तो हमने यहाँ पर कराना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमसे वो चीज नहीं पूछी गई है, वो चीज हमसे पहले हमने डिस्कस करनी थी, कौन सा पाथ फेवरेबल रहता है कौन सा नहीं रहता, जो हमने ऑर्डर्ड इवेंट वगैरह में डिस्कस किए थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो चीज आपने नहीं बतानी कि ये पाथ फेवरेबल नहीं है, ये पाथ फेवरेबल है, वो चीज टीचर को भी पता है, आप जिस आपसे जो बोला गया वो करेंगे। यदि चीज आई तो आप यहाँ से बॉन्ड को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इससे करेंगे। इसका रीजन आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो जब भी आप इसकी बॉन्ड को क्लीव करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन,
तो अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको कार्बन एज अ पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव मिलेगा। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये उतना ही पॉजिटिव होगा, तो ज्यादा अच्छा है। देखो ना, अगर आप कोई बॉन्ड को तोड़ रहे हो, सपोज मैं बोल रही हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच का अपने बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड उतने अच्छे से टूटेगा जितना इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उतना ही ज्यादा आसानी से ये बॉन्ड क्लीव होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड है और ये भी ऑक्सीजन एंड कार्बन का बॉन्ड है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो आपका कार्बन है ये ऑक्सीजन से अटैच है, यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन तो है। और यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये कार्बन के साथ अगेन डबल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो आपका कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसकी एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन आने की वजह से ऑक्सीजन इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और ज्यादा घटाएगा। इतनी चीज क्लियर आई। देखो ना, ये वाला मैं वापस से बोल रही हूँ, ये वाला बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन का है, ये वाला बॉन्ड भी आपका कार्बन ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसे मैं पॉइंट ए बोल देती हूँ, इसे मैं पॉइंट बी बोल देती हूँ, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए को अगर आप देखेंगे तो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में अगेन क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। तो देखो कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपनी ओर खींचेगा नहीं। तो होगा क्या, कार्बन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो देखो इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में पीएच ग्रुप लगा है, यानी कि अगेन एक कार्बन लगा हुआ है। तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो आपको देखो ऑक्सीजन की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो मैंने ऊपर को एरो लगाया, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो मैंने नीचे को एरो लगाया। और इसके एडजेसेंट पोजीशन में दूसरा कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, आपके पहले वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये चीज आपको नोन है, ओके। लेकिन अगर मैं केस बी की आपको बात कराऊं तो देखो केस बी में क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया। तो देखो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन में अगेन एक ऑक्सीजन होने की वजह से अब इस कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी थी वो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन की दोनों साइड एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जिस वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होते जा रही है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड को क्लीव करना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इतना तो समझ गए कि इसकी और इसकी, अगर देखो दोनों ही आपके कार्बन ऑक्सीजन है, ये भी आपका कार्बन ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप देखेंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी कहाँ ज्यादा है, तो नीचे वाले केस में ज्यादा है, बिकॉज इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में एक और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, बट इसमें तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कार्बन तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से और कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और बढ़ते रहेगा। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा, इस बॉन्ड को क्लीव करना। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कि हाँ ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्लीव करना फेवरेबल नहीं होगा, बिकॉज डिस्कनेक्ट तो करोगे, लेकिन जब कनेक्शन कराओगे तो कनेक्शन में आपको प्रॉपर रिजल्ट या फिर आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो मैं आपको ऑर्डर्ड इवेंट पे समझा चुकी हूँ। तो हमने वही पाथ चूज करना है जहां पे हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले, तो हम पाथ ए को तो वैसे ही अनफॉलो कर देंगे। साथ ही साथ एक रीजन आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब सुनिएगा, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। तो हमने क्या करना है, ये बॉन्ड नहीं क्लीव करना, हम पर्टिकुलरली इस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करेंगे। तो देखो डायरेक्टली लिखा है, अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को अगर आप क्लीव करेंगे, तो आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव स्पीसीज आपको मिलेगा और कार्बन के ऊपर लग जाएगी पॉजिटिव स्पीसीज। तो देखो वही है, पीएच है, सिंगल एक कार्बन एटम है यहाँ पर और उसके एडजेसेंट पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ और इस कार्बन को लगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दोनों स्पीसीज आपकी क्या है, सिंथॉन, ये दोनों स्पीसीज क्या है, सिंथॉन। इतनी चीज कर लेंगे, ये बने सिंथॉन्स, ठीक है। अब देखो सिंथॉन चार्ज पार्टिकल है, इनको बैलेंस करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग पार्टिकल्स को ऐड करेंगे ताकि ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसे मैं हाइड्रोजन पॉजिटिव देख सकती हूँ, तो ये HOH में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पॉजिटिव है, तो इसको एक नेगेटिव स्पीसीज चाहिए, तो अगर मैं इसे क्लोरीन दूं तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज
चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लोरीन लग जाएगा। तो देखो ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको जिस बोल रही हूँ होता है ऐसा। देखो अगर आपको आता है तो बेटर है। तो देखो होता क्या है ना, लोग ऐसा सोचते हैं जैसे आपका हाइड्रोजन है तो इसको तो जोड़ देंगे, हाइड्रोक्सी बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो लोग यहीं पे क्लोरीन लगा देते। देखो यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगेगा। क्लोरीन क्या करेगा, देखो यहाँ तो कार्बन एटम बैठा हुआ है, तो कार्बन एटम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अप्रोच करेगा तो क्लोरीन अपना जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। कैसे करेगा, क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना रखेगा, एक कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से दोनों सेटिस्फाई। इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जिस वजह से क्लोरीन को मिला था नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला था पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इनके बीच में डोनेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा। तो कुछ ऐसी स्पीसीज आपको मिलेगी। तो ये दोनों स्पीसीज जो बनी, अब ये हमारी क्या हो गई, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखो ऐसी स्पीसीज है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैंने क्या बोला, डिस्कनेक्शन आप तब तक कराएंगे जब तक आपको ऐसी स्पीसीज ना मिल जाए जो आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्पीसीज मार्केट में आप आसानी से उठा सकते हैं। तो अब आप क्या कराएंगे, आपको एक मैप पता चल गया कि अगर आपने ये एस्टर बनाना है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, तो इस टारगेट मॉलिक्यूल को कैसे बनाया जा सकता है, इन दोनों से बनाया जा सकता है। ये दोनों आपके स्टार्टिंग मटेरियल हैं। अब आप मार्केट से ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल खरीदेंगे, इनके बीच में डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन में क्या होगा, देखो कितना सिंपल है, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड किया था, यहाँ पे आपने क्लोरीन ऐड किया था, आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये यहाँ से क्लोरीन निकालेगा। जब भी आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल के बीच में रिएक्शन कराएंगे, तो होगा क्या, ये एज ए HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा। HCl के फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। बस ये दोनों एटम तो निकालने, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और आपको देखो ये दोनों स्पीसीज निकलेंगी, तो एज इट इज आपका टारगेट मॉलिक्यूल एस्टर आपको मिल जाएगा। तो देखो कितना आसान था। तो तभी मैं पहले ही बोली थी, आसान सी मैंने आपको रिएक्शन शो करनी है, इतना कर लेंगे। तो देखो ये आपने क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस। अब आप करेंगे सिंथेसिस। तो जो आपने सिंथेसिस करानी है उसी को क्या करता है, रेट्रोसिंथेसिस का उल्टा कर देते हैं। यानी कि आप इन दोनों को एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगे। सिंथेसिस में क्या करते हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हो, इनकी रिएक्शन कराते हो और अपना प्रोडक्ट बनाते हो। तो अब आपने क्या करना है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निकाल लिए कि ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, आप मार्केट से इनको बाय करोगे, इनके बीच में रिएक्शन कराओगे, और मैंने बता दी रिएक्शन कैसे होगी, और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो आपने यहाँ जस्ट क्या करना है, आपने अपना पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट उठाया, ये आपने अपना PHCOH को उठाया, ये आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन आपने इस स्पीसीज के साथ करा दी, ठीक है। ये स्पीसीज यानी कि हमने इसे PHCOCl के फॉर्म में लिया है, PHCO, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड O कीटो का हो गया, और ये आपका Cl हो गया। तो आपने इसकी रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे शो कराई है, और रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ही होगी। आपने देखो कुछ नहीं लिखना है, इसको भी आप खोल के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वरना इसकी भी नीड नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बस आपने लिखना है कि रिएक्शन में आपने बेस की कंडीशन ली हुई है। तो जैसे ही रिएक्शन होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा एज अ Cl नेगेटिव के फॉर्म में। देखो बॉन्ड को आप क्लीव करोगे तो कैसे क्लीवेज होगी वो भी समझा देती हूँ। आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर आप क्लीव करोगे तो आपको पता है कैसे बॉन्ड क्लीवेज होगी, हेट्रोलाइटिक, और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव आपको मिलेगा, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड क्लीव करोगे तो आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी, वही चीज जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मिले हुए थे। देखो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे, बस, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इससे अप्रोच करेगा। दोनों आपके अनस्टेबल है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज वाला है, कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, दोनों ही आयनिक स्पीसीज है, दोनों ही अनस्टेबल स्पीसीज है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था वो भी चला जाएगा। तो दोनों एक रेडिकल के फॉर्म में आपको अपेयर होंगे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। तो बन गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल एस्टर। तो ये चीज तो करनी थी, आसान थी। देखो मैंने आपको ज्यादा बोला, बट आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये हमने एक एस्टर का एग्जांपल देखा। दूसरा हम अमाइड का भी देख सकते हैं। तो देखो अमाइड में भी आपने सेम चीज की है। आप देख सकते हैं अमाइड में सिर्फ आपको एक मिल रहा है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो CX बॉन्ड सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है। यहाँ आगे की जैसा कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको एक CX देखने को मिल रहा है। आप इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो आपको टारगेट मॉलिक्यूल अमाइड का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये CX डिस्कनेक्शन तो हुआ, बट एक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हो गया। इतनी चीज कर लेंगे। अब देखो अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे
तो वही चीज है, कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये जब भी आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो इस बॉन्ड की क्लीवेज में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, आपके नाइट्रोजन एटम के ऊपर। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा आर एज इट इज, कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, ओके। और ये एज क्या निकलेगा, NHR के फॉर्म में तो निकलेगा, बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये दोनों स्पीसीज आपके क्या बने, सिंथेटिक सॉरी सिंथॉन्स, बार बार गलत बोल रही हूँ, ये क्या बने आपके सिंथॉन्स, ओके। अब सिंथॉन्स तो बन गए, अब इन सिंथॉन्स को हम चार्ज पार्टिकल्स को, ये जो पेयर ऑफ चार्ज स्पीसीज है, इनको हम लोग बैलेंस करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। कैसे करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव देंगे। तो देखो पॉजिटिव है तो इसको मैं क्लोरीन दे दूं, नेगेटिव है तो इसको मैं हाइड्रोजन दे दूं, तो होगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन अगर इसके साथ चले जाएगा तो NH2 बन जाएगा, ये RNH2 आपकी स्पीसीज बन गई। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमको क्या है, ये दोनों स्पीसीज मिल गई, ये हमारे क्या बन गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। कितना आसान था, समझ में आया ना। वही चीज है, क्लोरीन नेगेटिव था तो क्लोरीन नेगेटिव ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, देखो क्लोरीन के पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दोनों बैलेंस करने के लिए क्लोरीन बोलेगा मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को तुमको दे देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, और अगर मैं देता हूं तो मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि मैंने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। और आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज में तो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, कार्बन को, तो बचा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से तो बॉन्ड बनता है। तो ये बोलेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो हमारे बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, और आपको एक बॉन्ड बनता हुआ भी दिखेगा। सेम चीज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में होगा, नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है जिस वजह से मेरे ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो दोनों के पास प्रॉब्लम है, इसके पास एक्सेस, इसके पास डेफिशिएंसी है। तो नाइट्रोजन बोलेगा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तुमको, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और मेरे ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, बिकॉज मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन की हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो जब हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे तो हमारे बीच में भी बॉन्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा 2NH2 बन जाए, सॉरी RNH2 बन जाएगी। तो ये स्पीसीज हमारी क्या बन गई, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि चार्ज स्पीसीज हमारी अब क्या होगी, न्यूट्रल हो गई। इतनी चीज आई। तो देखो कितना आसान था, एक बॉन्ड को क्लीव करके ही सारी चीजें मिल गई, ठीक है। ये बनी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब इनकी सिंथेसिस कैसे कराओगे, तो देखो कितना आसान है, वही चीज है, कैसे सिंथेसिस होगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो ये कुछ इस टाइप की स्पीसीज आएगी। एक मिनट रुकेगा, देखो ये हाइड्रोजन एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी। तो अगर आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। बॉन्ड क्लीवेज होगी, क्लोरीन के ऊपर जाएगा चार्ज, क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज निकलेगा, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज यहाँ होगी, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, नाइट्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसके पास चले जाएंगे। तो होगा क्या, क्योंकि देखो इतने दिए हैं, वापस जब लड़ाई हुई तो इनको अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन अब कंबाइन हो जाएंगे, एज अ HCl बाहर निकल जाएंगे। बाकी ये कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, सिर्फ NHR। तो वही चीज तो है, सिंपल से जो स्पीसीज आपको मिली थी आपने उसी में कन्वर्ट किया और आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको ये तो कितना आसान रहता है कि जो आपका रेट्रोसिंथेसिस रहता है उसी का उल्टा आप करते जाओ, आपको सिंथेसिस मिल जाएगा। तो अगर आपको रेट्रोसिंथेसिस आती है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की तो सिंथेसिस में दिक्कत ही नहीं है, आप सिंथेसिस उसका जस्ट उल्टा करते जाओ, रिएक्शन कंडीशन में जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख दो, आपका सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट होंगी। तो हमने सिंथेसिस लिख दी अमाइड की, हमने एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिया, इसकी रिएक्शन हमने RNH2 की प्रेजेंस में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो होगा क्या, वही चीज है, क्लोरीन यहाँ से निकला एज अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज अ निकला पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको मिला NHR, बट यहाँ पर क्या मिला, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ, NHR लिखती हूँ, ठीक है, NHR, ठीक है। ये आपको मिला एज अ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्लीव करोगे तो क्लोरीन निकलेगा एज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से आपका हाइड्रोजन निकला पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, बनेंगे HCl। यहाँ पे मिलेगा कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। नाइट्रोजन अब बोलेगा कार्बन से कि चलो मैं अपना इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा NHR। तो देखो बन गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल। तो देखो मैंने बड़ी रिएक्शन रखी ही नहीं है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना कर लेंगे। तो देखो यही जैसा आपने डिस्कस करना था वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन पे।
तो होप लेक्चर हेल्पफुल रहे आपके लिए, और लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक भी करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये वाला टॉपिक ये आप लेक्चर डिस्कस कीजिए, मतलब इसको और समझिए, थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स का ट्राई कीजिएगा। देन इसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 6 पे, जिसके अंदर हम लोग टू ग्रुप सी डिस्कनेक्शन की बात करेंगे, एंड देन इनके फर्दर टाइप्स भी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। इतनी चीज क्लियर है? तो देखिए अभी लगते हैं, मतलब अभी फिनिश करते हैं लेक्चर को, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।